हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है चैप्टर नंबर 7 साउंड का सेक्शन ए का वन शॉट, जहां पे हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ साउंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड्स में, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि एको का कॉन्सेप्ट। अगर आपने अब तक पिछले वीडियोस यानी कि पिछले चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, या फिर चैनल पर जाओ, आप लोग को सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। प्लीज वो चैप्टर्स भी करो, वहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी स्टाइल क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, हर एक वीडियो का एक स्ट्रक्चर है कि स्टार्टिंग के हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में थ्योरी डिस्कस करूंगा, मैं आप लोग को चीजें समझाने की कोशिश करूंगा इन अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज मैनर बिकॉज वन शॉट है। एंड उसके बाद हमने एप्लीकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं वो सीखा है हर एक वीडियो में, और हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। अब सवाल उठता है कि ये चैप्टर में हमें क्या करना है। तो भाई सेक्शन ए में तो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन बी में हमें रेजोनेंस वाला पार्ट एंड प्रॉपर्टीज एंड क्या चीज़ के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है उसको स्टडी करना, और सेक्शन 3 में या फिर सेक्शन सी में हमें एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, टिम्बर, ये सब सारी बातों की डिस्कस करना। अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो मैं नहीं बोलने वाला कि सब्सक्राइब करो या लाइक करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पहली बार आए हो तो आप ये चीज़ का ख्याल रखो कि हम एक पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं बना रहे हैं। रीजन कि 3 घंटे का 3.5 घंटे का वीडियो बना तो दूं, लेकिन आप उसको ईमानदारी से फिर देखते नहीं हो। सो इट इज बेटर, जिस इंसान को जिस सेक्शन में डाउट है, जिस इंसान को जिस सेक्शन में डिफिकल्टी है, वही सेक्शन का वन शॉट वीडियो देखे। 1 घंटे की बात है, हाफ एन आवर थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चन। आपको लगता है थ्योरी भी आपका क्लियर है, क्वेश्चंस के ऊपर जंप करो, देखो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स एंड इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। ऑब्वियस सी बात है, राइट? अगर मैं अभी बोल रहा हूँ और मैं मेरे वोकल कॉर्ड के ऊपर हाथ रखूँ तो मुझे ये वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, बट सिर्फ वाइब्रेशन का होना जरूरी नहीं है, मीडियम का भी होना जरूरी है। कि मान लो आप और मैं, है ना, यहाँ लाइव क्लास ले रहे हैं, है ना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हमें हमारा आवाज सुनाई दे रहा है बिकॉज हम अर्थ पे है, अर्थ पर मीडियम है, एयर, सॉलिड, है ना, लिक्विड। अब जैसे ही आप और मैं मून पर गए, अब तुम्हें लग रहा होगा कि आवाज को क्या हुआ, बट एक्चुअली हम मून पर थे। तो मून पे इसीलिए सुनाई नहीं दिया बिकॉज वाइब्रेशंस तो थे, लेकिन मीडियम नहीं था उस वेव को ट्रैवल, या मैं बोलूं एनर्जी को ट्रैवल करवाने के लिए। फिर आती है बात कि साउंड मीडियम्स में कैसे ट्रैवल करता है। तो देखो, साउंड ट्रैवल करता है सॉलिड में सबसे तेज, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। अगर आप इंस्टा पे लर्न विद यूसुफ टाइप करोगे और वहां पर एक वीडियो है, आई गेस 6th या 7th वीडियो रहेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, ब्लैक कलर का ब्लैक एंड व्हाइट थंबनेल होगा, वहाँ पे कमिंग अप नेक्स्ट लिखा होगा, वो वीडियो जरूर देखना। उसमें बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है कि साउंड कैसे, कहाँ, क्यों सॉलिड में तेज ट्रैवल करता है, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। ठीक है, अब 3 तरह के साउंड होते हैं बेटा, ये सब 9th स्टैंडर्ड के बेसिक्स है बेटा, है ना। चलो, इंफ्रासोनिक साउंड वे फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, तो इंफ्रासोनिक। इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20 हर्ट्ज एंड लेस देन 20,000 हर्ट्ज इट इज ऑडिबल, एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज इट इज अल्ट्रासोनिक। अब वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है F इंटू लैम्डा, वे V इज वेलोसिटी, F इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। फिर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड के टर्म्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। फिर वेलोसिटीज के 2 फॉर्मूला होता है, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए और एक ट्रांसवर्स वेव के लिए। मोर ऑन दिस इन सेक्शन बी। ओके, अभी के लिए सिर्फ ये बेसिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस सेक्शन में, वो है एको। अब एको क्या है? बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग एको, आपको ये समझना जरूरी है कि भाई साउंड करता क्या है। तो साउंड करता है रिफ्लेक्ट। अब जब मैं आपको बोल रहा हूं, अब मान लो आप मेरे सामने यहाँ पे बैठे हो और मैं आपको बोल रहा हूं, तो आपको तो मेरा आवाज डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन अगर मुझे मेरा ही आवाज खुद सुनना है तो ऑब्वियसली बात है साउंड ऐसे होके मेरे कानों में नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर कानों में आ रहा होगा, राइट? तो बेसिकली साउंड क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ये समझा? साउंड क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हमें जब, तो एक बात तो तय है, ये मेरा ओरिजिनल साउंड और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रहा है, तो मुझे लगता है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों के बीच में इतना कम गैप है कि कभी हमें पता ही नहीं चलता ओरिजिनल साउंड क्या हो, रिफ्लेक्टेड साउंड क्या हो। स्पेशली मैं खुद की बात कर रहा हूं या तो तुम खुद बोल रहे हो तब उसकी बात कर रहे हो। एग्जांपल से सोचो, एक स्पीकर है बराबर, उस स्पीकर को अगर मैं है ना, एक स्पीकर लिया, दूसरा स्पीकर लिया, दोनों में अगर गाना बजाया सेम, तो मैं अलग से क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार ये वाला साउंड अलग है, ये वाला साउंड अलग है, बिकॉज दोनों में कुछ ना कुछ गैप होगा, राइट? लेकिन जब हम बात करते हैं, राइट, हम बात करते हैं, साउंड इतना तेज ट्रैवल होकर आ रहा है हमारे कानों में, रिफ्लेक्ट होकर आसपास की दीवारों से, आसपास के सर्फेसेस से, कि हमें ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा। तो हमेशा याद रखना, जब आपको ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में डिस्टिंक्टली गैप मिले, इसका मतलब वो एको होगा। तो बोलना क्या चाह रहा है, तो पर्सन स्टैंड्स एट सम, इफ अ पर्सन स्टैंड्स एट सम डिस्टेंस, ये सम डिस्टेंस क्या है बाद में डिस्कस करूंगा, फ्रॉम अ वॉल एंड प्रोड्यूसेस अ शार्प साउंड।
If a person stands at some distance from a wall and produces a sharp sound, one hears two distinct echoes. One hears two distinct sounds. One is an original sound, second is an reflected sound. अभी क्या नोट करना है? Reflected sound heard by the original sound. मैंने ये क्या लिखा है, एक सेकेंड. The reflected sound heard by original sound इज नॉट कॉल्ड एको. हाँ बराबर, सुनो ध्यान से. इसका क्या मतलब कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड अगर साथ में सुनाई दे रहा है तो उसको तुम एको नहीं बोलोगे, बराबर. एको फिर हम क्या बोलेंगे, तो उसकी कंडीशंस है. तो क्या कंडीशंस है सर? तो एन एको इज हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग अ साउंड फ्रॉम द ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, इज फार इनफ टू अलाउ द रिफ्लेक्टेड साउंड टू रीच द पर्सन एटलीस्ट 0.1 सेकेंड्स आफ्टर इट. सर नहीं समझा. ये देखो, ये तुम हो, है ना. तुम इसे ऑब्जर्वर लिसनर कुछ भी बोल सकते हो. ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो जब साउंड तुमने निकाला मुंह से तो ये साउंड गया. तो जब ये साउंड गया, ये डिस्टेंस इतना इनफ होना चाहिए कि जब ये साउंड जा रहा है, वो जाकर टकरा कर जब वापस से तुम्हारे कानों में आ रहा है, मिनिमम जो टाइम गैप है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए. अगर तो तुमने जो साउंड प्रोड्यूस किया, बराबर, और साउंड प्रोड्यूस करके वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर अगर 0.1 सेकेंड से कम में आपके कानों में आ गया तो आपको कभी एको सुनाई देगा ही नहीं. तो एको सुनाई देने के लिए आपका जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए. इसका ये मतलब कि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए. बहुत ऑब्वियस है ना यार. स्पीड ऑफ साउंड तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते. स्पीड ऑफ साउंड तो कांस्टेंट है. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हें टाइम कब ज्यादा लगेगा, जब डिस्टेंस भी ज्यादा होगा. तो तुम जैसे ही तुम्हारे बीच का और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम है वो भी ज्यादा होगा और तब तुम्हें एको सुनाई देगा. तो अब ये वाले फॉर्मूलाज कहां से आए? तो सर ये फॉर्मूलाज तो सभी को पता है, लेकिन मैं स्टिल डिस्कस करूं. तो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू vt/2. अब तुम बोलोगे सर vt समझ में आया, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. ये 2 कहां से आ गया? तो बेटा सोचो, जब तुम्हें एको सुनाई दे रहा है, राइट, जब तुम्हें एको सुनाई दे रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब वो साउंड आ रहा था तो वो 2 बार का डिस्टेंस कवर करके आया ना यार, बराबर. तो अगर वो 2 बार का डिस्टेंस कवर करके आया है, राइट, अगर वो 2 बार का डिस्टेंस कवर करके आया है तो उसने 2 बार का टाइम ले लिया होगा. अरे मुझे तो सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? t. तो 2 बार का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया? 2t. तो मुझे वो 2t को जो 2 से क्यों डिवाइड किया मैंने? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उससे मेरा जो डिस्टेंस है वो एक ही बार का आएगा, बराबर है. चलो नेक्स्ट, अब आते हैं ये वाले फॉर्मूला पे. वो है v इज इक्वल्स टू 2d/t, राइट. v इज इक्वल्स टू 2d/t. इसका क्या मतलब कि देखो, अगर वेलोसिटी तुम्हें निकालना है तो वो डबल द डिस्टेंस होगा, राइट. वेलोसिटी अगर तुम्हें निकालना है तो वो क्या होगा? डबल द डिस्टेंस एंड उसके नीचे टाइम. तो अब चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लो. अब आता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, वो है नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, वो है टू हियर एन एको डिस्टिंक्टली द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इन एयर शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर. सर ये 17 मीटर कहां से आया? तो चलिए समझाते हैं. अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है. डिस्टेंस क्या है? vt/2, बराबर है. चलिए बताइए v कितना? v को मैं अप्रोक्सीमेटली 330 ले लेता हूं, बराबर, इनटू, या फिर 340 भी ले लेके तो चलेगा, 340 ले लेते हैं, इनटू t मैंने कितना बोला था? मिनिमम टाइम कितना है? मिनिमम टाइम है 0.1, ओके, अपॉन 2. अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 34/2 कितना आएगा आपका आंसर? दिस इज 17, राइट, या 17. So this is how you get the answer. So 17 meter is the minimum distance. 17 meter is the minimum distance between the observer and the reflecting surface, बराबर, between the observer and the reflecting surface, so that echo सुनाई दे. अगर 17 मीटर से ज्यादा है तो सुनाई तो देगा, 17 मीटर से कम है तो सुनाई नहीं देगा. Also क्या कंडीशन है कि जो साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर होना चाहिए that must be large enough as compared to the wavelength of the sound wave. जो रिफ्लेक्ट, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा तुमने दीवार लगा दिया और तुम बोलोगे एको सुनाई देगा, नहीं. इसीलिए तो एको हमें पहाड़ों पर सुनाई देता है. क्यों? बिकॉज जितना हमारा वेवलेंथ है उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए. और आखिरी पॉइंट कि जो इंटेंसिटी है साउंड का वो लार्ज इनफ होना चाहिए. अब तुम पहाड़ के सामने जाके ये नहीं बोल सकते हेलो, तुम्हें नहीं सुनाई देगा, तुम्हें जोर से बोलना है, राइट. चलिए अब क्या क्या बारे में हमें चीजें नोट करनी है. पहला कि इफ द रिफ्लेक्टर इज एट अ डिस्टेंस लेस देन द 17 मीटर द रिफ्लेक्टेड साउंड माइट गेट मिक्स्ड. अब सुनो, है ना, रिफ्लेक्टिंग साउंड माइट गेट मिक्स. इसका क्या मतलब कि सर पहले हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसान के बीच में जो गैप था वो 17 मीटर होना चाहिए, बराबर, या 17 मीटर से ज्यादा होना चाहिए. तो जैसे ही मैं बोलूंगा साउंड गया, टकराया, वापस आया, तो ये मुझे हेलो हेलो हेलो, ये क्या था? एको था. ये क्या था? एको था. ये क्या था? एको था. समझा? मेरे आवाज
अब तुम इरिटेट हो जाओगे, बराबर। तो मेरे आवाज, ओरिजिनल आवाज और मेरे रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में गैप है। डिस्टिंक्टली मुझे पता चल रहा है कि ये ओरिजिनल साउंड है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है। लेकिन जब आपका ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड ही मिक्स होना शुरू हो जाए, बराबर, और तुम्हें एक प्रोलॉन्ग्ड आवाज आए, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या, गूंजने वाली आवाज है, हेलो हेलो, ऐसा कुछ है ना। तुम नोटिस करा करो, तुम अगर कोई इवेंट में जा रहे हो ना, सब भंडारे में जा रहे हो और वहां पे ऐसा चादरों से तंबू और चादरों से वो है ना मेला लगाया हुआ है, उसके अंदर माइक हेलो 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 हेलो, है ना। ये जो प्रोलॉन्ग आवाज आती है इसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन, समझे। बच्चे अक्सर रिवर्बरेशन और एको में कंफ्यूज करते हैं। एको में ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड डिस्टिंक्टली सुनाई देगा। रिवर्बरेशन में ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड मिक्स होकर आ जाएगा और वो जो आवाज है वो गूंजने लग जाएगी, राइट। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ओरिजिनल क्या और रिफ्लेक्टेड क्या। So if the reflector is at a distance less than the 17 meter, reflected sound gets mixed. And if there are repeated reflection at the reflecting surface, the sound gets prolonged and this effect is called as reverberation. तो अब तक हमें समझा what is echo और फिर हमें समझा what is reverberation, समझे। अगर तुम सब भी भूल जाओ तो बेटा प्लीज ये मत भूलना, ये दो फॉर्मूलाज कि d क्या होता है Vt/2, बराबर, या फिर v क्या होता है 2d/t, जिसमें आपको हमेशा ख्याल रखना है एको सुनाई देने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो 17 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो एको नहीं सुनाई देगा, उससे ज्यादा हुआ तो एको सुनाई दे सकता है। उसके अलावा भी दूसरी कंडीशन भी मैच होनी चाहिए। अब आता है कि क्यों हम अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज करते हैं साउंड रेंजिंग एंड एको डेप्थ साउंडिंग में। इसका क्या मतलब कि हम साउंड को यूज करके जो डिस्टेंसेस निकालते हैं, जो हम क्वेश्चन अभी करेंगे, उसमें रीजन क्या है, अल्ट्रासोनिक ही क्यों यूज किया जाता है। और ये सवाल पूछा है, स्पेसिमेन पेपर में है, ठीक है। तो क्यों हम अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करते हैं, तो 3 कारण है उसके। पहले, दे कैन ट्रैवल अनडिविएटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबे डिस्टेंस तक तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा ट्रैवल करेंगे। दूसरा, दे कैन बी कन्फाइंड इन अ नैरो बीम, एक नैरो बीम में कन्फाइंड किया जा सकता है। और लास्ट, दे आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब्ड इन अ मीडियम, उनकी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती। चलिए, तो अगर हमने हमारा थ्योरी कंप्लीट कर लिया और ये थ्योरी बड़ा जल्दी खत्म हो गया, क्यों, बिकॉज था ही बहुत कम, राइट, एको पढ़ना था हमें। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत ज्यादा चीजें समझाऊंगा और यहाँ पे हम टाइम लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि कुछ मैंने खुद डिजाइन किए हैं, कुछ PYQs है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलो अब आते हैं पहले सवाल पर। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ बोल रहा हूँ, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ fires a gun and hears an echo after 3 seconds. ओके, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, डायग्राम बनाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ये रहा मेरा पर्सन। ये पर्सन क्लिफ से कुछ तो दूरी पर है और बंदूक चला रहा है। तो उन्होंने बोला है कि he hears the echo after 3 seconds, यानी कि जाने का और आने का मिला के टाइम कितना है, 3 सेकेंड। ये समझा मैंने क्या किया बेटा, जाने का और आने का मिला के टाइम कितना है, 3 सेकेंड। तो फिर बोला है and the speed is 336, बोला है calculate the distance of the person from the cliff। इतना सस्ता सा सवाल है बेटा, डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम तुमको दिया है, स्पीड तुमको दिया है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, d is equals to Vt/2। बताओ v क्या है, 336 इंटू t क्या है, t क्या है 3/2। अब ज़रूरत पड़ेगी मुझे कैलकुलेटर की, ऑनलाइन पढ़ाते वक्त मैं रिस्क नहीं लेता, है ना। घाई में अगर कैलकुलेशन मैंने गलती कर दी तो तुम कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर क्या पढ़ाते हो, टीचर हो के गलती करते हो, ठीक है, बिकॉज ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है सर। चलो 336 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 504, तो कितना आया बेटा डिस्टेंस आया 504 मीटर। 1 सेकेंड देना, इसे अपन रंग देता है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ सब लोग को कि कैसे मैंने डायग्राम बना के अप्रोच किया इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन एंड दिस टाइम द एको इज हर्ड 1.5 सेकेंड्स लेटर देन द फर्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट द पर्सन हैज मूव्ड। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से बोलते हैं, है ना, वापस से समझते हैं, आई मीन बोल रहा हूँ कि आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन and this time the echo is heard 1.5 seconds later than the first one। अब चलो ये सिचुएशन को वापस से बनाने की कोशिश करते हैं। ये पहली सिचुएशन, ये रहा अपना बंदा, ये रहा डिस्टेंस, ये उसने बोला और ये उसको आवाज आई, बराबर। तो ये डिस्टेंस कितना था बच्चा, ये 504 मीटर था, बराबर है, ये 504 मीटर का डिस्टेंस था। समझो अभी अगर ये 504 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको बेटा कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगा। एक्चुअली 504 नहीं,
504 2 बार कवर करने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड लगा। अब वो बोल रहा है कि वो कुछ डिस्टेंस मूव किया क्लिफ से। अब या तो वो क्लिफ के नजदीक जा सकता है या तो वो क्लिफ के दूर जा सकता है। मैं बहुत पर्पसली यहाँ पे स्लो जा रहा हूँ, यहाँ पे हम टाइम लेंगे सब क्वेश्चन में। या तो वो पर्पसली दूर जाएगा या तो वो पर्पसली पास आएगा, बराबर है? पर्पसली दूर जाएगा, पर्पसली पास आएगा, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अब सुनो, उन्होंने बोला है कि जब वो मूव करता है डिस्टेंस, नाउ ही हियर्स द एको 1.5 सेकंड्स लेटर देन द फर्स्ट एको। अगर पहला एको 3 सेकंड पे सुनाई दिया, तो अब जब उसने डिस्टेंस मूव किया तो दूसरा एको उसको 4.5 सेकंड्स पे सुनाई दे रहा होगा, बराबर? 1.5 सेकंड लेटर का मतलब है 4.5 सेकंड्स पे सुनाई दे रहा होगा उसको एको। इसका मतलब अगर एको सुनाई देने में और टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लगा, देखो स्पीड तो सेम ही है, इसका मतलब वो क्लिफ से दूर मूव किया है, डिस्टेंस बड़ा होगा, बराबर? तो सेकंड सिचुएशन के हिसाब से भाई ने क्या किया, क्लिफ से थोड़ा डिस्टेंस पीछे मूव कर लिया। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस x, है ना, बराबर? ये x डिस्टेंस ही पूछा है। तो देखो, ये सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। पहला तरीका समझ लेते हैं मेरे हिसाब से। अब सुनो ध्यान से, मुझे नहीं मालूम ये कितना डिस्टेंस मूव किया, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि 1 सेकेंड, ठीक है? हाँ, मुझे नहीं मालूम ये कितना डिस्टेंस मूव किया, लेकिन क्या मैं ये टोटल क्या डिस्टेंस होगा वो निकाल सकता हूं? हाँ सर, निकाल सकते हो। चलो वापस से क्या फॉर्मूला ये लगाएंगे, d इज इक्वल्स टू डी डैश बोलता था, और डी डैश इज इक्वल्स टू वी टी बाई 2। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, v तो उतना ही था बेटा, बराबर? v कितना था? v हमारा आया था ना कितना, 336 था। हाँ, v कितना बेटा? 336 इंटू t कितना लेंगे अभी? t 1.5 नहीं लेंगे, 4.5 लेंगे। सोचो ना बेटा, अगर d ये पीछे x डिस्टेंस मूव कर लिया, ये बराबर, तो अब यहां से अगर देखो तो 1.5 सेकेंड्स मोड़ लग रहे हैं, मतलब ये हुआ ना, टोटल आने का जाने का टोटल कितना हो गया? 4.5 हो गया। तो मैंने 4.5 लिखा। जिसको ये नहीं समझा मैं दूसरे तरीके से ही बता दूंगा। तो ये हो गया 2। तो कितना आ जाएगा ये? दिस इज 336 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ रहा है 756, ठीक है? अब ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है बेटा। 756 क्या है? इट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ फ्रॉम द न्यू पोजिशन। ये उसकी ओल्ड पोजिशन थी, ये इसकी न्यू पोजिशन है भी, ठीक है? तो क्लिफ से न्यू डिस्टेंस क्या है? 756। हमें क्या चाहिए था? ये x चाहिए था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x कितना मिल जाएगा बेटा अपने को? x कितना मिलेगा? x विल बी d डैश माइनस d। तो d डैश कितना है? 756 माइनस 504, बराबर है? 756 माइनस 504, आंसर कितना आया? 252। अब मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना बताता हूँ, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। वापस से समझो, ये देखो, ये डायग्राम वापस से बनाते हैं। ये अपना इंसान ओरिजिनल पोजीशन, बराबर? ये ओरिजिनल पोजीशन क्लिफ पर है, कितना डिस्टेंस है? 504 है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? और अब ये इंसान क्या किया? ये इंसान थोड़ा सा पीछे मूव किया, बराबर? अब लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ। अगर ये 504 मीटर कवर करने में उसको 3 सेकंड लग रहे हैं और ये x डिस्टेंस मूव करने में उसको एडिशनल कितना टाइम और लग रहा है? 1.5 लग रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये एडिशनल इसको x डिस्टेंस कवर करने के लिए और कितना लग रहा है? 1.5 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग रहा है ना, बराबर कि नहीं बराबर? इसका क्या मतलब, अगर मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ वापस से, d इज इक्वल टू वी टी बाई 2, इस बार d की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? समझे कि नहीं समझे? इस बार d की जगह क्या लिख रहा हूँ? देखो समझो, x डिस्टेंस x लिख रहा हूँ, v क्या लिखूंगा? 336, t इस बार 1.5 लिखूंगा। क्यों? बिकॉज इतना ही तो गैप कवर करने के लिए एक्स्ट्रा 1.5 सेकंड लग रहा था ना उसको, समझे? तो मैंने डायरेक्टली क्या लिखा? 1.5 सेकंड लिखा, बराबर है? इंटू 1.5 अपॉन 2। देख तो इससे आंसर क्या आएगा? इससे आंसर क्या आएगा? 336 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 252। समझे कि नहीं समझे? इफ यू वांट यू कैन डू दिस एज वेल। ये मेथड नंबर 2 है बेटा, ठीक है? ये मेथड नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स। ओके, अ पर्सन, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, इसमें बिना डायग्राम के अगर करने जाओगे फंस जाओगे। अ पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ्स एंड 640 मीटर अवे फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ। एक सेकेंड, इसका क्या मतलब कि अगर ये इस तरीके से खड़ा हुआ है 2 क्लिफ्स के बीच में, नियरेस्ट क्लिफ से भाई का डिस्टेंस क्या है? नियरेस्ट क्लिफ से भाई का डिस्टेंस है 640 मीटर, बराबर? फिर बोला है एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड, ही हियर्स द echo, फर्स्ट echo, सॉरी, ही हियर्स द फर्स्ट echo। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मार्क कर लेते हैं। पहला 640 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ, फिर बोला है फर्स्ट echo 4 सेकेंड्स एंड सेकेंड echo 3 सेकेंड्स लेटर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 3 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड। सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई को पहला echo अगर 4 सेकेंड पे सुनाई दिया और दूसरा 3 सेकंड बाद और सुनाई दिया, इसका मतलब पहला वाला एको पास वाली दीवार से सुनाई दिया होगा, कॉमन सेंस। तो हाँ, पहला एको अगर पास वाली दीवार से सुनाई दिया
और दूसरा एको अगर दूर वाली दीवार से सुनाई दिया, इसका मतलब पहला एको सुनाई देने के लिए 4 सेकंड लगे, दूसरा एको सुनाई देने के लिए 7 सेकंड लगे। अब बच्चों को ये हजम नहीं होगा। अरे यार भाई सुनो, जब साउंड ट्रैवल कर रहा है, मान लो मैं इस वाले दीवार से नजदीक हूँ, जेन्युइन सिचुएशन है, इस वाले दीवार से नजदीक हूँ और इस वाले दीवार से दूर हूँ, तो जब मैं बोलूंगा तो साउंड तो दोनों जगह साथ में ट्रैवल करेगा ना यार। तो अगर यहां पे इस पास वाली दीवार से 4 सेकंड में आया बराबर, तो ये उस टाइम तक ये वाले टाइम जगह का साउंड थोड़ी रुका रहेगा, वो भी तो ट्रैवल करके वापस आएगा। इसका मतलब अगर 4 सेकंड यहां लगा और दूसरा एको और 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया, इसका मतलब 4 यहां पे ऐड भी तो हुआ, 4 सेकंड यहां पे भी तो लगे, समझे, क्योंकि दूर है, समझा। चलो ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो हमें क्या समझ में आया कि स्पीड ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, तो बहुत ऑब्वियस है। इस वाले सेक्शन को देखो जरा, इस वाले सेक्शन को देखोगे तो इस वाले सेक्शन में डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम ऑफ एको दिया हुआ है, तो यहां से स्पीड निकाल लेंगे। ओके सर, चलो निकाल लेते हैं स्पीड। बताओ 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 कैसे निकालेंगे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू 2d/t। अब जिनको ये नहीं समझा कि ये कहाँ से फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो बेटा मैंने अभी बताया था तुम्हें, फॉर्मूला 2 इंटू डी कितना बेटा 640 अपॉन टी कितना 4, तो कितना आ जाएगा सर। आपसे अगर ये भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा तो फिर क्या ही होगा बेटा, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ ना, रिस्क, ठीक है। कितना होगा ये 640 इंटू 2, देख रहे हो क्या टीचर है, कितना 320। ओके आंसर आ गया, कितना आया 320 आया। सो v कितना है 320 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट बोला है डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ। अब लॉजिक लगाओ, चलो अगर ये इंसान, ये पांडु अगर यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर है, अगर मान लो ये डिस्टेंस 640 है, अगर मैं किसी तरीके से ये डिस्टेंस निकाल लूँ तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मिल जाएगा, यानी कि क्लिफ के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो कैसे निकालो ये डिस्टेंस, तो देखो अगर यहाँ पे 320 मीटर पर सेकंड से स्पीड चल रहा है, सॉरी साउंड चल रहा है, तो यहाँ पे भी 320 से ही चल रहा होगा। हाँ सर, यहाँ पे अगर मुझे मालूम है 7 सेकंड लग रहा है आने और जाने के लिए, तो हो गया ना सवाल खत्म, डी मिल जाएगा। तो चलो बताओ क्या फॉर्मूला यूज करेंगे वापस से, इस बार यूज करेंगे d इज इक्वल्स टू VT/2, बराबर है। v कितना बेटा 320, टाइम कितना लेंगे 7 लेंगे। आई होप समझा सबको, ठीक है सर। तो 320 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, 1120। तो आंसर कितना आया 1120। तो अब डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ की बात हो रही है ना, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ की बात हो रही है, तो इसको D2 बोल दो, इस वाले भाई को D1 बोल देते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ इज नथिंग बट D1 प्लस D2, बराबर है। तो कितना है 640 प्लस 1120, तो 1760 मीटर। सो ये रहा डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिशिंग बोट यूजेज अ सोनार सिस्टम। जैसे ही सोनार बोला मतलब आने जाने का टाइम, मतलब वही फॉर्मूला वही यूज होगा। फिशिंग बोट यूजेज अ सोनार सिस्टम टू लोकेट स्कूल ऑफ फिश। It sends ultrasonic pulse downwards and detects the reflected pulse in 0.8 seconds. ओके, तो देखो कुछ ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, कि साउंड उसने 1 सेकेंड, तो भंगा वाले, चलो अगर उसने साउंड क्या किया, इसके ऊपर मारा, तो ये पल्स कितने टाइम में वापस से ऊपर आया 0.8 सेकेंड, मतलब रिफ्लेक्टेड टाइम दे दिया हमें। और फिर बोला है द स्पीड ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द, ये मतलब फाइंड डी पूछा है। भाई कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इजी है और जेन्युइनली इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, फिक्र मत करो, ठीक है। तो चलो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे वापस से, डी इज इक्वल्स टू VT/2। मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखकर तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, मैं इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग को सब लिखना है अच्छे से। वी कितना बेटा 1500 है, टी कितना बोल रहा है 0.8 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 1500 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ रहा है 600। तो डेप्थ कितना आया, द डेप्थ ऑफ द बेड इज 600 मीटर्स। ओके, द डेप्थ ऑफ द बेड इज 600 मीटर्स। नेक्स्ट बोला है व्हाई आर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज्ड। तो मैंने अभी बताया था, राइट, ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला था तुम्हें, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, व्हाई आर द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज्ड। ये रहा तुम लोग का आंसर यहाँ पे। Why are ultrasonic sound waves used? Because they can travel undeviated through large distances. They can be confined in a narrow beam. They do not get absorbed easily by a medium. तीनों में से तो कोई भी 2 लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। बोला है a man standing in front of a vertical cliff fires a gun. He hears the echo after 3 seconds. 1 second. A man standing in front of a vertical cliff fires a gun and he hears the echo after 3 seconds. Situation बना ले क्या सर, जैसे आप बोलते हो वैसे। तो चलो, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ। अब ये बिटवीन द वर्टिकल क्लिफ नहीं है, इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल क्लिफ है, ठीक है।
एंड ही हियर्स द एको आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, बराबर, मतलब 3 सेकेंड जाने का 3 सेकेंड में आ गया, बराबर। अब बोला है ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ, अब यहाँ पे सामने से बोल रहा है भाई, सामने से बोल रहा है, ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 82.5 मीटर, ओके, बाय मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ 82.5 मीटर। तो अगर ये पोजीशन ए है तो भाई का न्यू पोजीशन क्या है, भाई का न्यू पोजीशन है क्लोजर टू 82.5 क्लोजर टू द क्लिफ। तो अगर ये डिस्टेंस मान लो, इफ दिस डिस्टेंस इज डी, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ दिस डिस्टेंस इज डी, बराबर, जिसको 3 सेकंड लग रहे हैं वो भी अपन लिख देंगे। और भाई कितना मूव कर गए, भाई कितना मूव कर गए, 82.5 मूव कर गए। तो उन्होंने बोला है एंड ही फायर्स द गन अगेन, मतलब ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ भाई का, ये न्यू पोजीशन है भाई की, ठीक है। एंड ही फायर्स द गन अगेन एंड हियर्स एन एको 2.5 सेकेंड्स आफ्टर इट। ऑब्वियसली बात है ना, अगर पहले वाले में 3 सेकंड लग रहा है और अगर क्लोजर मूव किया तो अब टाइम जो है वो कम लगेगा। तो पहले एको सुनाई देने में कितना टाइम लग रहा था, 3 सेकंड, अब एको सुनाई देने में कितना टाइम लग रहा है, 2.5 सेकंड्स, बराबर है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, दिस इज 3 सेकेंड्स। एंड अगर यहाँ के एको की बात करूँ, यहाँ पे कितना सुनाई दे रहा है, 2.5 सेकंड में। सिचुएशन क्लियर हुआ? हाँ सर, समझा। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाएगी मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखो चलो इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखना है, d इज इक्वल्स टू, बताओ क्या लिखोगे बेटा, d इज इक्वल्स टू, आई होप ये दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे, हाँ, d इज इक्वल्स टू VT/2। समझो, यहाँ फंसोगे यहाँ पे, v कितना, v तो पता ही नहीं है। अगर v पता होता तो ही ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता ना, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, v तो पता ही नहीं है। अब तुम बोलोगे सर t पता है, हाँ कितना है, 3 है। तो क्या करोगे, ना d पता है ना v पता है, तो करोगे क्या। अब सुनो, ऐसे सवालों में आपको एक कॉमन फैक्टर कॉमन चीज़ निकालनी पड़ेगी जो कि दोनों में सेम हो। क्या मैं बोल सकता हूँ स्पीड दोनों में सेम है? हाँ, बात तो बराबर है सर। तो हम ना 2 इक्वेशन बनाएंगे। सर आपको कैसे ये सब पता चलता है 2 इक्वेशन? अरे भाई 2 टाइम दिए हुए, तुम खुद सोचो 2 टाइम दिए हुए, तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तुम्हारे पास स्पीड भी नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों ही इक्वेशन में स्पीड कॉमन होगा? हाँ। तो चलो पहले वाले का बनाते हैं। तो v इज इक्वल्स टू 2d/t, बराबर है। देखो क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, v तो मुझे पता नहीं, 2d भी मुझे पता नहीं, बराबर, लेकिन t की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख दूँ। ये देखो ना यार भाई, ये हम पहले वाले पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, पहले वाले पोजीशन के लिए 3 सेकंड लग रहे थे तो मैंने 3 लिखा। d डिस्टेंस था जो कि ढूंढना है मुझे, बराबर, और v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ये मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन, ये केस 1 हो गया बेटा, ये केस 1 हो गया। केस 2 के लिए बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ, एक्चुअल न्यू पोजीशन से देखेंगे। तो केस 2 के लिए अब यहाँ से अगर तुम देखो तो ये 2.5 तो दिया हुआ है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये वाला डिस्टेंस नहीं पता, तो तुम क्या बोल सकते हो, सर ये वाला डिस्टेंस तो बहुत आसान है निकालना। तो क्या मैं बोल दूँ, ये वाला डिस्टेंस जो है ये d-82.5 होगा। समझो मैं क्या किया, समझो बच्चे, d-82.5 क्यों? अगर ये टोटल d है और ये 82.5 आगे मूव कर गया तो ये टोटल डिस्टेंस क्लिफ से कितना है, d-82.5। तो मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल्स टू 2d-82.5, बराबर है, अपॉन t में टाइम कितना लिखूं, 2.5। अब बताओ क्या मेरे पास 2 इक्वेशन आए? हाँ सर आ गए। अरे यार मैं जगह क्यों नहीं छोड़ता। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 1 सेकेंड, कुछ ऐसा दिखेगा। तो 2d/3 इज इक्वल्स टू, बराबर, 2d/3 इज इक्वल्स टू 2d-82.5 अपॉन 2.5, बराबर है। अब अगर गौर से देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बराबर। अब ये क्रॉस कर दो तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2.5d, समझे, आई होप ये दिख रहा होगा। 2.5d इज इक्वल्स टू ये 3 ब्रैकेट में क्या है, d-82.5, बराबर। अब बताओ, अब क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2.5d इज इक्वल्स टू ये हो गया 3d माइनस, रिस्क नहीं लेने का मेरे को, तो 3 इंटू 82.5 कितना हुआ, 247.5, 247.5, 1 सेकेंड, हाँ बेटा 247.5। तो चलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3d माइनस 2.5, d इज इक्वल्स टू 247.5। मैंने खाली जगह चेंज की तो ये कितना हो गया, दिस इज 0.5d इज इक्वल्स टू 247.5। तो d कितना हो जाएगा, 247.5 अपॉन 0.5, बराबर है। 1 सेकेंड,
डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर इज 495। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा? डिस्टेंस आ रहा है 495। मिल गया आंसर? यही चाहिए था ना आप लोग को, डिस्टेंस चाहिए था फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन टू द क्लिफ, तो 495 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। इजी, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो वी का। बताओ वी का क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? v इज इक्वल्स टू 2d/t, है ना। डी मुझे पता है 495, t कौन सा ले लूँ? पहला वाला ले लो, टाइम हो गया। तो 495 इंटू 2, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ किया क्या? नहीं, बराबर है, डिवाइडेड बाय 3। आंसर कितना आया? 330। और अगर आंसर ये 330, 343 ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब तुम सही जा रहे थे अब तक क्वेश्चन में। ये फाइंड करने का तरीका है। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। मैंने बहुत केयरफुली ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया बिकॉज यहाँ से क्लियर हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट बोला है अ पेंडुलम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ओके, अ पेंडुलम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो जो चीज़ें दी हुई है वो लिख लेते हैं। अ पेंडुलम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि 5 हर्ट्ज। एन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स द पेंडुलम एंड फायर्स अ गन साइमल्टेनियसली। मस्ती देख रहे हो भाई की, है ना। ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम उसने यहाँ पे लिया और शुरू किया। तो समझो पहले तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो समझो। ये किया बराबर। अब देखो यहाँ पे ये पेंडुलम यहाँ से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5। तो जब इसने 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए होंगे 1 सेकेंड में, जो कि बहुत तेज होता है, समझो। मैं यहां से रिलीज किया, ये रिलीज किया, 1 2 3 4 5। तो जब इसने 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए होंगे 1 सेकेंड में, तब मैं बोलूंगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज। ये समझा? तो भाई ने क्या किया? भाई ने बोला कि उसने जो पेंडुलम है उसको और एक गन से जो फायर किया है वो साथ में किया है। तो समझो तुम हो जिससे पेंडुलम को रिलीज किया, और तुम्हारे बाजू में तुम्हारा दोस्त है जिसने एग्जैक्टली जब तुमने पेंडुलम रिलीज किया तभी उसने क्या किया? गन फायर किया। ये समझा यहां तक? ठीक है। बोला है ही हियर्स द एको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 8 वाइब्रेशंस ऑफ द पेंडुलम। फिर बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। एक सेकेंड सर, ये हवला वाला हो गया। सुनो ध्यान से, क्या हो गया? मगजमारी क्या हो रहा है? अक्सर जब तुम्हें डिस्टेंस निकालने बोला जाता तो तुम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू VT/2, बराबर। v तुमको दिया हुआ है 340, टाइम तुमको नहीं पता, टाइम कैसे निकालो? तो उन्होंने क्या बोला है कि जो टाइम ऑफ एको था, जिसको तुम t बोलते हो, वो एग्जैक्टली कब, किसका टाइम था? जब 8 वाइब्रेशंस हो चुके थे पेंडुलम के, मतलब पेंडुलम के रिलेटेड कुछ है। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, देखो क्या हो रहा है। ये पेंडुलम था, जैसे तुमने पेंडुलम रिलीज किया, चलो स्लो मोशन में समझ, जैसे तुमने पेंडुलम रिलीज किया गन फायर हुआ, बराबर। गन मतलब ऊपर फायर हुआ, बिकॉज उसका साउंड हमें आ रहा है, बराबर। कब आ रहा है साउंड उसका? एको कब आ रहा है गन का? जब इसका 8th वाइब्रेशन पहुंच चुका है। तो इसका जो 8th वाइब्रेशन का टाइम पीरियड होगा वही उसका टाइम ऑफ एको है, समझा? एग्जाम्पल ये क्लियर करता हूं। ये देखो, रिलीज किया, गन भी फायर किया। अब स्लो मोशन में समझो, 1 2, अबे ये टाइम नहीं गिन रहा हूं मैं, ये ऑसिलेशन गिन रहा हूं, टाइम नहीं गिन रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जब वाइब्रेशन इसने कंप्लीट किया होगा ना, जब उसको जितना टाइम लगा होगा उस वक्त पे एको सुनाई दिया। तो सर मैं अभी 8वें वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कैसे निकालूं? भाई एकदम आसान है। अगर तू एक वाइब्रेशन कितने टाइम में हुआ है वो निकाल ले तो कैसे? अभी मैंने तुम्हें ऊपर बोला था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब सर? कि अगर 1 सेकेंड में वो 5 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है तो एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा होगा? 1/5। तो अगर एक वाइब्रेशन 1/5 सेकेंड्स में कंप्लीट कर रहा है तो 8 वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा होगा? 8/5। हो गया, सवाल खत्म। वापस से, फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में 5 वाइब्रेशंस, हमें चाहिए 8वां वाइब्रेशन का टाइम। तो मैंने बोला एक वाइब्रेशन कितने टाइम में हो रहा है, तो तुमने बोला 1/5। तो 8 वाइब्रेशन कितने में हो रहे होंगे? 8/5। तो टाइम ये जो 8/5 मिला यही तो एको का टाइम है। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? चलो बताओ अब क्या करोगे? तुम्हें डी ढूंढना है। डी कितना? डी इज इक्वल टू VT/2। V कितना? V इज 340, T इज 8/5 एंड नीचे क्या था? 2 था, बराबर है। तो कितना आ जाएगा? ये 340 इंटू 8 अपॉन ये हो गया 10, ये 0 से 0 कैंसिल। भाई ये वाला तो कर लूंगा, 8 4 32, 8 3 24, 27। पता चला ये भी अगर गलत किया ना बेटा तो हंसने को रोने को मेरे को कुछ नहीं आएगा। तो कितना हुआ? 340 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, 272 आ रहे हैं।
272 मीटर। बराबर है कि नहीं बराबर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार बच्चे अटकते हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कम से कम 1 या 2 बार यहाँ पे फंस चुका था ये वाले क्वेश्चन में, झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज घाई करने में गड़बड़ी हो जाती है। चलो समझाते हैं, सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, फायर्स अ गन। ओके, अ पर्सन is standing in front of a cliff. A person is standing in front of a cliff at a distance x, fires a gun. समझे बेटा यहाँ तक? अरे वाह, एकदम सिंपल था। Another person B, अब यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। अब तक एक ही इंसान आगे पीछे मूव कर रहा था, समझे? अब ये दूसरा इंसान पिक्चर में आ गया है। Another person B standing behind person A at a distance y, 1 सेकेंड, at a distance y from the cliff. ओके, फ्रॉम द क्लिफ। तो पहले ये दूसरे पर्सन को बना लेते हैं। तो ये रहा दूसरा पर्सन, सर कलर अलग कर लो दूसरे पर्सन का, ये रहा दूसरा पर्सन, और वो भाई कितना दूरी पे खड़े हुए हैं? वो अपने भाई वाई डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ठीक है? कितने दूरी पे खड़े हुए बेटा? वाई डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। एंड फिर उन्होंने बोला, यहीं से की पॉइंट है, सुनो, वाई डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ हियर्स 2 साउंड्स ऑफ द फायर शॉट आफ्टर 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। गन किसने फायर किया? ए ने। आवाज सुनाई किसको दे रहा है? बी को। बहुत अंतर है सवाल में, सुनो ध्यान से। गन फायर किसने किया? ए ने। सुनाई किसको दे रहा है? बी को। तो बी के पर्सपेक्टिव से सारी बातें होंगी, जिसको सुनाई देता है उसके पर्सपेक्टिव से सारी बातें होंगी। तो बोला है कि अगर उस इंसान को पहला साउंड, उसने यहां पे ये नहीं बोला एको, ये बात याद रखना, उसने बोला पहला साउंड 2 सेकंड पे सुनाई दिया और दूसरा साउंड 3 सेकंड पे सुनाई दिया। दूसरा साउंड 3 रिस्पेक्टिवली बोला है, तो 2 सेकंड एंड 3 सेकंड रिस्पेक्टिवली, समझा? 2 सेकंड एंड 3 सेकंड रिस्पेक्टिवली समझाता हूं, सुनो ध्यान से। अब अगर इस इंसान ने गन फायर किया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गन फायर किया तो एक बहुत ऑब्वियस है, तो सवाल ये बोलता है कि सर साउंड ऐसे आएगा, टकराएगा और इस तक आवाज आ जाएगा। फेयर, बराबर है, बिल्कुल बराबर है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि साउंड का ऐसा यूनिडायरेक्शनल मुद्दा तो है नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, वो तो सब डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। मुद्दा ये है कि अगर उसको 2 साउंड सुनाई दिए है, कि जो पहला साउंड होगा वो पक्का एको की वजह से नहीं सुनाई दिया है, वो डायरेक्ट पहुंचा है उसके कान में। कॉमन सेंस लगाओ, मैं यहां पर हूं, बराबर, मैं यहां पे हूं, मेरे पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है दूर, ठीक है, और यहां पे सामने क्लिफ है। मुझे मालूम है एको क्लिफ से सुनाई देना और मेरी बात हो ही नहीं रही है। मैंने गन फायर किया, समझे? मैंने जैसे ही गन फायर किया आवाज आई। अब नोटिस करो, जैसी आवाज आई, एक आवाज तो गई होगी क्लिफ तक, जो क्लिफ से टकराने के बाद जो पीछे वाले इंसान को जाएगा उसको एको के फॉर्म में सुनाई देगा, और एक आवाज जो है वो डायरेक्टली पीछे गया ना। समझे कि नहीं समझे? तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बेटा यहां पे वापस से 2 इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन बनेगा कि भाई को जो 2 सेकंड पे साउंड सुनाई दिया, भाई को जो 2 सेकंड पे साउंड सुनाई दिया वो डायरेक्ट साउंड सुनाई दिया। इसका मतलब क्या कि अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वी टी। अब तुम बोलोगे सर vt/2 क्यों नहीं लिखा? ये चलो समझ में आया, d इज इक्वल्स टू आपने vt लिखा, vt/2 क्यों नहीं लिखा? बेटा क्योंकि एको है ही नहीं पहले साउंड पे। कॉमन सेंस लगाओ, अगर इस इंसान ने गन फायर किया है, इसको मुझे मालूम है एक साउंड यहां गया होगा, टकरा के वापस आएगा, उसकी बाद में बात करेंगे। एक साउंड तो जो डायरेक्टली पहुंचा वो 2 सेकंड पे पहुंचा ना, तो वहां पे थोड़ी डायरेक्ट पहुंचा ना 2 सेकंड पे, वहां पे थोड़ी टकरा के आया, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ vt आएगा। तो बताओ d की जगह क्या लिखूंगा? y माइनस एक्स। अब ये तुम लगाओ दिमाग, क्यों मैंने y माइनस एक्स लिखा होगा भाई, इतना तो तुम आराम से कर लोगे। v कितना दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है। जिन्हें नहीं समझा देखो यहाँ पे 320 दिया हुआ है, इंटू t कितना लूंगा? 2 लूंगा, तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 320 इंटू 2, आंसर इज 640, बराबर है। तो y माइनस एक्स क्या निकल कर आया? 640 मीटर निकल कर आया। इसको तुम बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरा खेल b के पर्सपेक्टिव से चल रहा है। अब नेक्स्ट बोला है, अब नेक्स्ट जो साउंड है वो 3 सेकंड के बाद रिस्पेक्टिवली सुनाई दिया। इसका क्या मतलब? चलो दिमाग लगाओ। एक बात तो तय है कि भाई जब ए फायर कर रहा था गन, एक साउंड तो डायरेक्टली 2 सेकंड पे आ रहा है, बराबर। वापस से बी के पर्सपेक्टिव से सोचो, बी के पर्सपेक्टिव से अगर इसने फायर किया गन को, साउंड यहां पे ट्रैवल किया होगा, टकराया, वापस से यहां तक आया। क्या मैं बोल सकता हूं? यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने 3 सेकंड में कवर किया होगा। लेकिन जब हमें ए का थोड़ी पूछना है, हमें ए को कितने टाइम में एको सुनाई दिया वो नहीं बताना है, हमें बी को कितने टाइम में एको आया वो सुनाई देना है। इसका मतलब अगर 3 सेकंड यहां लगा, बिकॉज इसने किया था फायर,
तो 2 सेकंड और पीछे का भी ट्रैवल करेगा, यानी कि सुनो ध्यान से, आने जाने का ये 3 सेकंड और वापस से उतना पीछे जाने का 2 सेकंड, मतलब टोटल कितना हुआ 5 सेकंड। तो अगर मैं बी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वाई डिस्टेंस कवर हुआ फ्रॉम बी, हाँ या ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू, वापस से d इज इक्वल टू vt/2 यूज करेंगे अब, क्यों, क्योंकि एको की बात हो रही है। d की जगह क्या लिखूंगा y, v की जगह क्या लिखूंगा 320, टाइम में लिखूंगा 5/2, हाँ या ना। अब बच्चे बोलते हैं नहीं सर ये नहीं समझा। अरे भाई तू ये कर ले, देख अगर तू मान ले ये डिस्टेंस x ले ले, बराबर, तू बोल दे ये डिस्टेंस x ले ले कि भाई इसने साउंड यहां पे गया, बराबर, x ले ले, प्लस ये वाला y माइनस x ले ले, बराबर। तो अबे वही हुआ ना यार, y ही बचा ना तुम्हारे पास, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 320 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 800। तो y का आंसर कितना आया बेटा 800 मीटर आया। अगर y मिल गया तुम्हें 800, जो कि x और y रिस्पेक्टिवली ढूंढना था, तो तुम्हें x भी मिल जाएगा। तो चलो y माइनस एक्स कर लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 640। तो y कितना है, y आप लोग के पास है 800 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 640, बराबर है। आई होप ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको। ये 800, आई एम सो सॉरी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फ्लो में स्क्रीन ऊपर करना भूल जाओ। तो ये कितना आया 160 मीटर आया। सो x कितना आया 160 मीटर आया एंड y कितना आया 800 मीटर आया। सो येस, हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चंस फॉर सेक्शन ए साउंड, जहां पर हमने एको के बहुत सारे क्वेश्चंस किए। येस आई डू अग्री कि मैंने जो बोला था वो मैंने इस वाले वीडियो में नहीं किया। मैं जब भी वीडियोस कंप्लीट होते हैं, जब भी वो वीडियोस कंप्लीट होने के बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूँ तुम्हें सॉल्व करने के लिए। इस वाले चैप्टर में मैंने वो ऐड नहीं किया, बेफिक्र रहो। जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा होगा, इस नोट्स को मैं वापस से चेंज करूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करूंगा और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना। ओके, सो आई होप यू वर एंजॉइंग दिस, and if not enjoying, at least you understood this. Please share this, subscribe this to the please share this channel and also subscribe to this. अगर आप लोग को लगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन जो डिस्कस हुए तो बहुत अच्छे थे, तो मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट और है आप लोग के लिए। वो है कि इस मैंने पूरे 10th ICSE के लिए एक ई बुक बनाया है, MCQ ई बुक, जिसमें 100+ MCQs है, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQs है। ये आप लोग को फ्री में मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लो। प्लीज ये MCQ सॉल्व करना और फीडबैक देना तुम्हें ये समझा है या नहीं समझा। ऑल्सो अगर आपको जेन्युइनली लगा कि हाँ यार this book is something which helped us, the questions helped us, and if you want more questions like this, so I also have a long form book which is based on competency. Right now this is available on Amazon in the form of Kindle. मुझे बिल्कुल भरोसा है जब तक ये वीडियो आउट होगा तब तक पेपर बैग भी लॉन्च हो चुका होगा। तो पेपर बैग के लिए भी आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो लर्न विद यूसुफ पे, या फिर आप खाली कमेंट डाल दो, आई विल रीच आउट टू यू। एंड दिस इज हाउ द कवर पेज लुक्स। I'm trying my level best to add as much as value in your life. Thank you so much for watching. Let's meet in the next section, section B of sound chapter.